हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ चुके हैं और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए पहले हेडिंग डाल दीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घटा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसके हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं क्या, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि भाई देखिए इक्विलिब्रियम में है तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का और सॉलिड का दोनों का सेम होगा। या हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब ये नहीं किसी दूसरे लिक्विड का ले लेंगे, किसी दूसरे सॉलिड का ले लेंगे, उसी सबस्टेंस का हम लिक्विड भी लेंगे, उसी सबस्टेंस का सॉलिड लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि आखिर में ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। और हम ये बात पढ़ रहे हैं कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर के ऊपर। अब जब वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। तो वेपर प्रेशर में कमी होगी तो जाहिर सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट भी अल्टर होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं कि भाई देखिए जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल लिक्विड में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर भी उसका कम होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड solute added in लिक्विड। ठीक है, लिक्विड से अच्छा रहेगा वोलेटाइल लिक्विड लिखिए, क्योंकि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं नॉन वोलेटाइल होते। इन वोलेटाइल लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जगह चलिए लिक्विड की जगह सोल्यूशन कर दीजिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो कम होगा। तो जब वेपर प्रेशर में कमी हो रही है तो क्या होगा, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लो देन द फ्रीजिंग पॉइंट
देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड बोलिए या प्योर सॉल्वेंट बोलिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, जैसे नमक ही ऐड कर दीजिए, चाहे चीनी ऐड कर दीजिए, चाहे यूरिया ऐड कर दीजिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपने जैसे मिला दिया, अब पानी जो है सोल्यूशन बन चुका है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। भले ही वो चला जाए -0.1, कुछ न कुछ जरूर कम होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने उसमें कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, इसको ग्राफ से समझ लेते हैं और उसके बाद इसका रिलेशन देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए, इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीजिंग पॉइंट में मामला चल रहा है सॉलिड का भी और लिक्विड का भी, यानी दो दो फेज हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड से कम होगा, ठीक है, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, यानी ये सॉल्यूशन के लिए नहीं है। अच्छा, ये वेपर प्रेशर इतने पोर्शन का देखिएगा जो ऊपर दिया गया है, ये किस फेज का है? लिक्विड फेज का है, यानी ये यहां से यहां तक ये लिक्विड है, ठीक। और उसके बाद जो यहां से यहां तक है, ये है आपका सॉलिड, ठीक है, उसके ऊपर लिक्विड है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यही जो है इक्विलिब्रियम है। यहीं पर सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहीं पर लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सॉलिड भी है और ये लिक्विड है। हम इसको कह सकते हैं यहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक। अब अगर जो हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं, रेड कलर से। मान लीजिए हमने ऐड किया तो हुआ क्या? ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो ब्लैक मतलब रेड के बाद जो ब्लैक आ रहा है, यहां पर भी लिक्विड स्टेट में यही सोल्यूशन का है, ठीक है। लेकिन हम दोनों एक ही जगह दो कलर नहीं दिखा सकते हैं, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन के लिए। और ये सोल्यूशन पर जो है देख लीजिए, यहां पर जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आइए इसका हम देख लेते हैं क्या है। इस पर परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करते हैं। अच्छा, ये फिर वेपर प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर इसके लिए है। अच्छा, यहां पर जो टेम्परेचर आएगा प्योर का आएगा, तो प्योर के लिए हम T0F से रिप्रेजेंट करते हैं। T0F का मतलब ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इनको जरा नीचे करिए। तो ये जहां पर पोर्शन मिल रहे हैं, हम इसको T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो T है, यही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी चीनी, नमक, यूरिया मिलाने के बाद। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए पहले जितना था पहले से कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में देखे होंगे कि वो बढ़ गया था, उधर चला गया था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा यही होगा डेल्टा TF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको। तो देखिए डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी। ठीक है, यानी टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब यही जो डिफरेंस आएगा ये आपको मिल जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा अभी मैंने जो डिफिनेशन में बताया था कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर में, और ये जो होता है मोलैलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है, और के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और यहां फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर जो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, अगर जो टेम्परेचर कम की बात करेंगे तो वहां क्रायो टर्म लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है केएफ जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहलाता है, जबकि केबी जो था वहां पर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट था। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं केएफ, अभी मीनिंग लिख देते हैं। केएफ क्या है, केएफ है मोलर डिप्रेशन, केएफ है क्या, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेल्टा टर्म जहां भी आ जाए टेम्परेचर के लिए वहां डिग्री सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू सेम होती है। तो यानी इसका यूनिट हम लिख सकते हैं केएफ का केल्विन पर मोल पर केजी, मोल पर केजी होता है, तो केल्विन पर मोल केजी या केजी पर मोल, या हम ये भी लिख सकते हैं केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस पर मोल केजी। ठीक है, क्योंकि ये पर मोल केजी होता ही है, मोल पर केजी होता है, तो पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जरा हम यहां पर इसको मोलैलिटी को और एक्सपेंड कर देते हैं, यानी और सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि वो लोग पूछते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, अच्छा स्मॉल एम की वैल्यू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अच्छा डब्ल्यू बी अपान एम बी यही नॉर्मल तो वो मोल हो जाता है, तो यानी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1000 इंटू एन बी, भाई डब्ल्यू बी अपान एम बी अपान डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आ जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका डेल्टा टी एफ और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन और मोलैरिटी में रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब जो है इसमें हम ये देख लेते हैं कि कभी कभी क्या करता है कि केएफ की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, तो केएफ की जो वैल्यू कैलकुलेट कराता है तो उसको कैसे कराता है। ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू बी बार बार लिखेंगे नहीं कि डब्ल्यू बी जो है वेट ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू ए जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में रखिएगा, और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और केएफ की जो यूनिट है ये दे दिया गया है। ठीक,
अब आइए के एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी इक्वल टू लिखे थे। देखिए के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट एफ, ठीक है, अपॉन 1000 एल एफ। आप देखिए मतलब क्या है, एल एफ जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, पर ग्राम में होता है। और अगर जो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कर दें तो यही आर टी नॉट एफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन ये आ जाता है। तो अब यहां मीनिंग लिख देते हैं, के एफ इक्वल टू क्या है, ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आर जो है ये गैस कांस्टेंट है। अच्छा, आर जो गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखते हैं। कब, जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या इसकी वैल्यू हम जूल में रखेंगे, या अगर जो किलो जूल में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। अब कैलोरी में रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। अच्छा, डेल ये टी नॉट एफ ये क्या है, टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, एल एफ क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये पर ग्राम है, ठीक है। अच्छा, एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा लेट एच एफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किस में है, पर मोल में है, ठीक। तो ये आपका रिलेशन रहा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ एप्लीकेशन है। अरे एक ठो गाड़ी में है, रेडिएटर मिथाइलिन ग्लाइकॉल का है, और एक जो है जहां बर्फ गिरता है वहां बर्फ को पिघलाने के लिए NaCl का जो एप्लीकेशन है, ठीक है। इन दोनों एप्लीकेशन को देख लेते हैं लिख करके, बता तो दिया ही हूं भाई, जहाँ ठंड ही पड़ेगा वहाँ गाड़ी में रेडिएटर में पहले पानी यूज होता था, आज के डेट में पानी नहीं कूलेंट यूज होता है, ठीक है। लेकिन आज भी हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल पढ़ाया। चलिए, वैसे भी केमिस्ट्री में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो नया हो, सब चीज 200 साल 300 साल पुरानी ही है। चलिए।
देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक बात ये भी सही है कि 200 साल 300 साल भले पुरानी है, परेशान आज भी उतना ही किया है। हर बात में लोग कहते हैं केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी लोगों की। ठीक है, तो देखते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल इन रेडिएटर, इन मोटर रेडिएटर टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। ठीक, दूसरा, यूज ऑफ NaCl टू रिमूव आइस फ्रॉम रोड। हर जगह थोड़ी, तो करते क्या लोग हैं, नमक को जो है फेंक देंगे जहां आइस गिरा रहेगा, तो वहां का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो सॉलिड जो है लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है फ्रीजिंग पॉइंट से न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी WB ये सॉल्यूट है, तो 45 ग्राम। ठीक है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, CH2OH CH2OH, और यही गाड़ी के रेडिएटर में यूज होता है। इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम है। अच्छा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी क्या पूछ रहा है? डेल्टा TF पूछ रहा है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में, और KF जो है वाटर का दिया है 1.86 दिया है। ठीक है, अब फार्मूले पर डायरेक्ट रख देंगे, ये आ जाएगा। डेल्टा TF पहले पूछ रहा है, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, और KF इंटू स्मॉल m को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 इंटू WB अपान MB इंटू WA। ठीक है, तो देखिए KF इक्वल टू 1.86 है इंटू 1000, और WB की वैल्यू कितना दिया है? 45 ग्राम दिया है। और मालिकुलर वेट जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाल लीजिए, तो MB इज इक्वल टू 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू 1, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16। कितना आ रहा है? 24 6 30, और 30 और 32 62 ये आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम पर मोल आ गया। इसकी वैल्यू रख दीजिए 62 इंटू WA की वैल्यू कितनी होगी? 600 ग्राम। ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए इससे। ठीक, अच्छा बचा क्या? जो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03। देखिए 62 3 जा 186 होता है, तो डेसिमल लगा करके इसको हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब आइए बात कर लेते हैं 6 से इसमें, तो 6 7 जा 42, यानी ये 7.5 आएगा। ठीक है, चलिए 7.5 यानी ये 75 आ गया, इसे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 0.03 इंटू 75 और 75 3 या 225 होता है। ठीक, 2 पर डेसिमल लगा दीजिए तो इतना केल्विन का डिप्रेशन आएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी होता है। ठीक है, तो टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट का होता है और डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया ही है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2.25 केल्विन और टी नॉट एफ की वैल्यू 273 होता है, 0.15 भी लगा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है, और माइनस टी। तो यही जो टी जो है पूछ रहा है। ठीक, तो t इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 273.15 माइनस 2.25, 273.15 और ये 2.25, तो ये 0 हो जाएगा और ये 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 7, 270 तो 270.90 केल्विन। अगर जो है डिग्री सेल्सियस में रहता तो इधर डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम यही रखते हैं और डेल्टा ये टी नॉट एफ की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और माइनस टी, तो इसकी वैल्यू जो है माइनस में आ जाता, माइनस 2.25 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ केल्विन में निकाला गया है। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, जिसकी डेंसिटी जो है बेंजीन की दिया गया है 0.879 ग्राम पर ml, यानी यहाँ पर WB की वैल्यू कितनी है? 0.643 ग्राम, यानी ये सॉल्यूट है और बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो बेंजीन का वेट WA, तो वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है और वेट निकालना रहे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देते हैं। तो वॉल्यूम कितना है? 550 है और डेंसिटी कितना है? 0.879। ठीक है, अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या दिया है? लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो टेम्परेचर है ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? टी नॉट एफ माइनस टी। तो टी नॉट एफ जो है 5.51 है, माइनस टी ये सॉल्यूशन का तो 5.03, ये वैल्यू आ जाएगी 0.48 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में रख दीजिए। अच्छा, के एफ जो है बेंजीन का दिया है, के एफ इज इक्वल टू कितना दिया है? 5.12 केल्विन केजी पर मोल। देखिए, इसीलिए डिग्री सेल्सियस में यहाँ दिया है और यहाँ केल्विन में दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ केल्विन में दिया है और यहाँ डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्चुअली यहाँ डिफरेंस का मामला होता है। तो यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहे इसको केल्विन में कर दीजिए चाहे डिग्री सेल्सियस में, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको केल्विन में करना है, पहले आप इसको करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो केल्विन का हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी क्या पूछ रहा है? MB, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले इसका वेट निकाल लेते हैं। तो 5 9 जा 45, 4 हो गया और 5 7 जा 35 और 4 9 3 43। ठीक है, और ये 0 हो गया, यानी 43.95 ग्राम हो जाएगा। ठीक,
अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 0.48 फार्मूला पहले लिखते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.48, के एफ की वैल्यू कितना दिया है, के एफ की वैल्यू 5.12 और 1000 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू आपका आया है 0.643 डिवाइडेड बाई मालिकुलर मास एब्सोल्यूट पूछ ही रहा है, और डब्ल्यू ए की वैल्यू जो है 43.950। ठीक है, अब जो है वैल्यू सब रख दिया हूं, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब एम बी इज इक्वल टू 5.12 इंटू 1000 इंटू 0.643 और डिवाइडेड बाई 0.48 इंटू 43.95। ठीक है, अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे और मालिकुलर मास जो है, डायरेक्ट आंसर देख के बता देते हैं कि आपका आएगा 156.06। ये कैलकुलेट करके मैं देखा था, 156.06 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा कैलकुलेटर से जब सॉल्व करिएगा, आईएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि पहले इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, उसकी वैल्यू अलग लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करके अलग लिख लीजिएगा, तब जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करिएगा। मैं देखा हूँ कि आईएससी बोर्ड वाले बच्चे क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई तो कर लिए और उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.48 और कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आईएससी बोर्ड वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। ठीक, ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1.02 ग्राम यूरिया व्हेन डिजॉल्व इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट, मतलब कोई सॉल्वेंट है, डिक्रीजेज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.211 केल्विन। ठीक है, तो ये यूरिया के रिस्पेक्ट में दिया है। 1.60 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, यानी कोई दूसरा कंपाउंड आ गया सॉल्यूट की तरह, व्हेन डिजॉल्व इन 86.0 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, मतलब इसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है। ठीक है, अच्छा, डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.34 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड दिया गया है उससे मालिकुलर मास निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अच्छा देखिए सॉल्वेंट सेम है तो के एफ सेम हो जाएगा, तो के एफ इज इक्वल टू लिख लीजिए डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यूरिया के लिए और नॉन कंपाउंड के लिए लिख लीजिए, यानी के एफ तो सेम है, तो के एफ पहले यूरिया के लिए, पहले आप यूरिया के लिए लिखिए। तो यूरिया के लिए जब लिखेंगे तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ जो है इसमें कितना दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, तो 0.211 इंटू मालिकुलर मास ऑफ यूरिया जो होता है 60 होता है, इंटू डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट 98.5 दिया है,
डिवाइडेड बाई 1000 इंटू WB 1.02 ग्राम। अब अननोन कंपाउंड के लिए लिख लीजिए, अननोन के लिए KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। तो डेल्टा TF कितना हो रहा है इसमें, 0.34 इंटू मालिकुलर मास इसका निकालना ही है, और WA कितने में डिजॉल्व किया गया है, 86 ग्राम में, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू WB कितना ग्राम डिजॉल्व किया गया है, 1.6 ग्राम। ठीक है, तो दोनों में KF की वैल्यू सेम है, तो इज इक्वल टू कर दीजिए दोनों, यानी ये जो वैल्यू आएगी 0.211 इंटू 60 इंटू 98.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.02 इज इक्वल टू 0.34 इंटू MB इंटू 86 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.60। देखिए 1000 तो कैंसिल हो जाएगा। अब MB इज इक्वल टू लिख लीजिए, MB इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.211 इंटू 60 इंटू 98.5 इंटू 1.60 डिवाइडेड बाई कितना है, 1.02 इंटू 0.34 इंटू 86। ठीक है, ये 1.0 है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू जो है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी 29.8248, और आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 66.89 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है।